स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर एडिशन करने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेक्टर्स, व्हाट इज़ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये था कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ये भी सीखे थे कि डिस्प्लेसमेंट ऑन विच बेसिस ये वेक्टर के सेक्शन पे आता है। मतलब डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे हम लोग, तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू चेंज हो रहा था। हम लोग एक काफ़ी अच्छा सा एग्जांपल लिया था। सेम वे साइमल्टेनियसली हम लोग डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो इसके आधार पे वो क्या कहलाता था, स्केलर कहलाता था। सेम मैनर में अगर हम और भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसी तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के चेंज होने के साथ उसके वैल्यू में चेंज हो तो वो वेक्टर कहलाएगा। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन में चेंज होने के बावजूद भी उसके वैल्यू में चेंज ना हो, वो क्या कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा। तो ये सब कुछ अच्छे से हम लोग समझ लिए थे। उसके साथ लास्ट मोमेंट में हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि एक ब्लॉक ए था जिस पे से एक वर्टिकल डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, सिंगल अकेला, तो वो ब्लॉक ऊपर जा रहा था। अकेला 4 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा था, तो वो ब्लॉक इधर जा रहा था। और जब साइमल्टेनियसली 3 न्यूटन फोर्स एंड 4 न्यूटन फोर्स, मतलब F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर साइमल्टेनियसली एक्ट ऑन द सिंगल ऑब्जेक्ट, तो उसका इफेक्ट जो होगा वो 2-3 वेक्टर ऊपर वर्टिकल वाला और हॉरिजॉन्टल 4 न्यूटन का जो इन बिटवीन जो होगा उसके में कहीं पे होगा। तो उसी के आधार पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब कुछ यूज किया जाता है व्हेन एवर वी हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स। यस, इफ वी हैव टू ऐड मोर देन 2 वेक्टर्स, देन वी विल अप्लाई polygon law of vector addition, and onward we will learn how to resolve vector। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कितनी भी वेक्टर होगा और अगर हम रिजॉल्व करना सीख लेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन इट विल बी इजियर फॉर अस टू ऐड मेनी काइंड ऑफ वेक्टर, मेनी डिफरेंट वेक्टर्स। हम सब्ट्रैक्ट करना भी सेम वे में सीखेंगे। तो अभी हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सीखेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि आप 2 वेक्टर को सेम ऑर्डर में रखते हैं। सेम ऑर्डर का कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को कंसाइड करवाते हैं बिना उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए। देन थर्ड साइड विच फॉर्म्स ट्रायंगल, वो जो थर्ड साइड होगा और उसको जब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में रखते हैं थर्ड साइड को, तो वो जो पहले जो 2 वेक्टर्स थे ऑर्डर में थे, सेम ऑर्डर में थे, उन दोनों का वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता था कि इसमें से क्या है ना कि जब 2 वेक्टर है और उस 2 वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बनाते हो आप, तो जो कॉमन टेल होता है उस कॉमन टेल से जो डायगोनल होगा उस पैरेललोग्राम का, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी करेंगे, समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहते हैं कि किसी ने जो पहली बार वेक्टर का ऐड करके रिजल्टेंट के बारे में, मतलब ट्रायंगल लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा या पैरेललोग्राम लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, वो किस आधार पे उसने पहली बार इस आइडिया को डेवलप किया होगा। तो जब हम लोग उस जो आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोगों को लगेगा ऑब्वियस ये तो होना ही है, ऐसा ही होगा। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जब हम लोग लेते हैं और कोई स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन पे जैसे कि अगर एक्स और वाई प्लेन में कोई लाइन पास कर रहा है, जैसे कि आपका एक्स और वाई में कोई लाइन है, तो उसमें से ये देखिए लाइन, अगर आप ये पॉइंट की बात करते हैं और ये x1 और y1 है, तो आपका ये दूरी होती है वो क्या होता है, y1, और साइमल्टेनियसली ये वैल्यू क्या होता है, x1, ये x1 होता है और ये y1 होता है। सेम भी आप किसी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो क्या करता है, उसी लाइन पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो आपका ये जो दूरी होगा वो क्या होगा, y2, और यहाँ से ये जो दूरी होगी वो क्या होगी आपकी x2। ये आपका x1 है यहाँ तक और ये क्या है आपका x2 है। तो एक ही समय में ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट को हम P ले लें
तो ये P पॉइंट जो है एक ही समय में x को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और y को भी रिप्रेजेंट साइमल्टेनियसली। सेम वे यहाँ पे अगर मैं Q पॉइंट ले लूँ तो Q पॉइंट जो होगा सेम टाइम में x2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और y2 को भी। तो सिमिलर मैनर में हम लोग जब दो वेक्टर के ऐड करने के बारे में सोचते हैं तो मतलब क्या है ना कि साइमल्टेनियसली टू वेक्टर्स एक्ट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट इफेक्ट, कंबाइंड जो इफेक्ट होगा वो कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड को कैसे मेज़र करें, उसका डायरेक्शन कैसे मेज़र करें। तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये एक ब्लॉक ए है, इस पे आपका F1 फोर्स लग रहा है और तो इस इधर से इफेक्ट रहेगा, और सेम ए ब्लॉक है, इस पे F2 वेक्टर लग रहा है। अब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं F1 जो है वो सपोज करते हैं ये 10 न्यूटन का है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 न्यूटन का है, और जो F2 वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन का है। मतलब हम लोग जो F1 का जो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ट्वाइस ऑफ वेक्टर F2, मतलब F1 का इफेक्ट हम ट्वाइस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड को ट्वाइस ले रहे हैं। तो जब अकेला ए पे F2 लगेगा तो इधर इफेक्ट सिंगल रहेगा, इधर रहेगा तो सिंगल इधर इफेक्ट रहेगा। लेकिन जब F1 और F2 एक साथ एक्ट करे, F1 और F2 एक साथ अगर एक्ट करेगा किस पे, ए ब्लॉक पे, तो क्या होगा। जिसको समझने के लिए आप ऐसा कीजिए कि ये जो आपका है ये ए ब्लॉक है आपका, ये आपका ए ब्लॉक है। उसमें से क्या है आपका, ये F1 है जो एक्ट हो रहा है, और ये जो है आपका F2 एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक ही समय में हमको एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जो एक ही मोमेंट पे, सेम मोमेंट पे आपके F1 इफेक्ट को भी और F2 इफेक्ट दोनों को क्या करे, शो करे। मतलब हमेशा F1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंटेन रहे ऑन ब्लॉक ए, F1 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंटेन रहे ऑन ब्लॉक ए, और सेम टाइम पे F2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंटेन रहे थ्रोली ऑन ब्लॉक ए। तो क्या करेंगे आप, इस पे से क्या कीजिए, ये तो पता चल रहा है कि इसका दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा इसी के अंदर में कहीं पे होगा। तो अब इस पे डॉट 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 करके हम सपोज करते हैं, आई डोंट नो किधर जाएगा हमको पता ही नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि इसी के बीच में ही कहीं पे होगा, कहीं पे इसी के अंदर में होगा। अब ये सोचते हैं कि वो जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मुझे पता ही नहीं। अब मुझे इसमें से ही एक सिलेक्ट करना है जो F1 के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और F2 के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो क्या होगा, अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक ले लिए F2 वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो अगर हम ये लाइन को ले लें तो अगर सपोज कर ले कि ये जो है ना आपका रिजल्टेंट है, मतलब ये तो आपका F2 हो गया, ये दो वेक्टर जो है वो आपका क्या है, F2 है, और इसको हमने रिजल्टेंट माना, किसका रिजल्टेंट, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का, F1 प्लस F2 वेक्टर, ये वेक्टर जो है आपका F1 वेक्टर प्लस F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपके देखिए ये F2 के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को तो शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो F1 का मैग्नीट्यूड तो कम हो गया, F1 का मैग्नीट्यूड तो यहाँ तक रहेगा तब ना। तो इसका मतलब है ये जो रिजल्टेंट होगा, इसको जो आपने रिजल्टेंट के रूप में ले रहे हो, इसमें से क्या है कि आपका F2 के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को 100% रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है F2 के मैग्नीट्यूड को, लेकिन ये F1 के मैग्नीट्यूड को तो कम शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे F1 का मैग्नीट्यूड तो लेंथ वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं, यहाँ पे F1 का लेंथ इतना है, मतलब इतना मैग्नीट्यूड है, जबकि आपने यहाँ तक ही कंसिडर किया F1 को। अगर आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, अभी भी F2 आपका क्या है, मेंटेन है, लेकिन F1 तो अभी भी कम है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो ये भी रिजल्टेंट होगा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिजल्टेंट में से क्या होगा, ये जो वेक्टर यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर होगा ये वेक्टर क्या शो करेगा, F2 को तो 100% शो करेगा, लेकिन F1 के मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर कम कर रहा है, तो F1 का मैग्नीट्यूड तो रिड्यूस्ड फॉर्म में वो दिखा रहा है, जबकि 100% उसका इफेक्ट मेंटेन होना चाहिए F1 का भी और F2 का साइमल्टेनियसली। अब अगर ऐसे लेते हैं अभी भी कम है, और जब इसके हेड पे, जब F1 वेक्टर के हेड पे जब हम F2 के पैरेलल उतना ही लेंथ का लेते हैं, तो अगर आप तब ये वेक्टर को ध्यान से रखेंगे, दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। व्हाई? बिकॉज अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये देखिए ये 100% मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है F1 का, 100% इफेक्ट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को प्रेजेंट कर रहा है किसका, F2 का। तो दिस वेक्टर, जो ये वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, F1 और F2 वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। मतलब F1 और F2 का कंबाइन इफेक्ट जो होगा वो क्या शो करेगा, दिस वेक्टर, मतलब F1 प्लस F2 वेक्टर। अब देखिए इसमें से क्या किए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम ये वेक्टर को यहाँ पे रख ले, F2 यहाँ पे रख ले, F2 को आपको अल्टीमेटली आपके F1 वेक्टर के हेड पे ही रखना होगा, और जब आप F1 वेक्टर के हेड पे F2 को रखते हैं तो देन जो थर्ड साइड जो क्लोज कर रहा है दैट इज इट इज़ इन रिवर्स ऑर्डर, और ये आपको क्या बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। आपके मन में होगा कि नहीं हम F2 को यहाँ से ऐसे रख दें, तो ये तो आपका देखिए तब यहाँ से यहाँ तक क्या आप बात करेंगे और यहाँ से यहाँ तक की अगर आप बात करेंगे तो ये अभी भी ये F2 का 100% ये वेक्टर शो कर रहा है, लेकिन F1 का मैग्नीट्यूड तो यहाँ तक ही है ना, आपका यहाँ तक तो ज़्यादा होगा, तो ये जो वेक्टर होगा वो F2 का तो 100% शो करेगा, लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो F1 का जितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए था उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड को शो करने लगेगा। तो साइमल्टेनियसली F1 का तो इफेक्ट मेंटेन तो नहीं रहा और ज़्यादा हो गया ना इस केस के लिए, उसके पहले कहीं रखे तो F1 का इफेक्ट क्या हो गया, कम। तो साइमल्टेनियसली F1 और F2 का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के इफेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपको इस वेक्टर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, और उस समय जो थर्ड साइड होगा in reverse order will represent resultant vector of F1 vector and F2 vector. It is so simple. तो क्यू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करते हैं, मतलब F1 और F2 आपका सेम ऑर्डर में कहलाएगा, और ये जो थर्ड साइड जो होगा वो क्या कहलाएगा, इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ दैट ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F1 एंड F2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता था, व्हाट एवर वी हैव स्टडीज जस्ट बिफोर, कुछ देर पहले जो हम लोग स्टडी किए हैं, और हम लोग तो इतना तक स्टडी किए हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में फर्स्ट टाइम में कैसे सोचा गया होगा उसके बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लिए हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two sides in same order of a triangle, then third side in reverse order will give magnitude and direction of resultant vector। तो उसी चीज़ के बारे में, अगर आपका एक A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो A वेक्टर के हेड पे जब आप B वेक्टर के टेल को कोइंसाइड करते हैं, मतलब अगर आपका A वेक्टर अलग है और B वेक्टर आपका अलग है, तो हम लोग पहले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग तो यही देख चुके थे कि इस वेक्टर को अगर आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कराइए, स्पेस में भी ले जाइए, तो ये बी ही वेक्टर रहेगा। ए वेक्टर को पैरेलली किधर भी शिफ्ट कराइए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो हम ए वेक्टर को यहाँ पे रखे, बी वेक्टर को पैरेलली स्लाइड यहाँ पे किए, तो अभी भी ये बी ही रहेगा और ये अभी भी ए ही रहेगा। तो जब आप एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड कराते हैं, तो ये ए और बी जो कहलाएगा वो सेम ऑर्डर में। देन थर्ड साइड जो इस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है उसको आप क्या कीजिएगा, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि इसका जैसे कि ये आपका जैसे कि ये आपका सपोज कीजिए पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है और ये आपका एस वेक्टर है।
तो P वेक्टर, Q वेक्टर और ये S वेक्टर का हेड इधर है, तो ये तीनों क्या कहलाएगा, सेम ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे A वेक्टर, B वेक्टर तो और लेकिन ये जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या है, रिवर्स ऑर्डर। जैसे ये और ये ऐसे ऑर्डर होता तो तीनों सेम ऑर्डर में होता, लेकिन ये किस ऑर्डर में है, इस ऑर्डर में है। तो हम ये जो थर्ड साइड जो है वो क्या है आपका रिवर्स ऑर्डर में। अब जो रिवर्स ऑर्डर में है, जो A का टेल है तो टेल के पास टेल ही रहने दीजिए, B का यहाँ पे हेड है तो हेड के पास हेड बना दीजिए। तो ये जो वेक्टर होगा इट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B। लेकिन एक चीज़ हमें दिमाग में रखना है कि जो ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज कि जो इसको हम लोग R वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स नहीं हैं। आपका जो ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ये जो सेम ऑर्डर में आपका आ रहा है, तो इन दोनों के जगह पे ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ऐसा नहीं कि A भी है, B भी है और ये R वेक्टर है। Instead of these A vector and B vector, it is a single vector is present here। मतलब A और B को हटा दीजिए वहाँ से और सिर्फ R वेक्टर को आप यहाँ पे रखिए। और ये जो R वेक्टर जो सिंगल वेक्टर है इसी को आप रिजल्टेंट बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ A एंड B। मतलब एक साथ यहाँ पे तीनों वेक्टर को नहीं रखना। साथ ही जो ये सिंगल वेक्टर होता है वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ A एंड B वेक्टर। तो हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या कहलाता है, क्या सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर वेक्टर्स टुगेदर। एक सिंगल वेक्टर उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इफेक्ट का मतलब विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यदि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक साथ, लेकिन उस वेक्टर के साथ कंडीशन ये होना चाहिए कि वो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक साथ जो इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इंस्टेड ऑफ दीज वेक्टर्स इफ अ सिंगल वेक्टर produces same effect, then this single vector is called resultant vector। तो इट इज सो सिंपल। तो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टेंट क्या होता है, हम लोग एंगल पहले ही से सीख चुके हैं कि ये आपका क्या कहलाएगा, इट इज़ द एंगल बिटवीन A एंड B। क्योंकि आपका देखिए ये B का टेल है और A को पैरेलली शिफ्ट कराइएगा तो B का टेल तो ये बन जाएगा, ये B का टेल कहलाएगा और ये A का टेल और टेल के बीच का एंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन B वेक्टर। और यहाँ पे आप साइमल्टेनियसली अगर आगे कर लेते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, A वेक्टर। तो A और B के बीच का ये एंगल नहीं होगा, कौन सा एंगल होगा, ये जो एंगल होगा थीटा वही A और B का होगा। हमें क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा, B का मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा, तो ये लेंथ अगर हम मेजर कर लें तो ये लेंथ जो होगा वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो वी विल स्टडी, थोड़ा देर के बाद हम लोग इसको स्टडी करेंगे। नाउ वी विल स्टडी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें से क्या होता है कि आपका अगर दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स को शो कर रहा है, तो जो उसका कॉमन टेल होगा उस कॉमन टेल से जो डायगोनल होगा दैट विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर्स विच आर इन एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम। मतलब एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का हम लोग एक अनदर मेथड देख रहे हैं। जैसे कि ये पहले क्या था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म, ये बिल्कुल अलग नहीं है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे अनदर वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि ये अगर आपका P वेक्टर है, ये आपका Q वेक्टर है, तो ये P और ये Q को आपने एडजेसेंट साइड्स बना दिया। अब हम क्या करते हैं कि Q के हेड से हम एक पैरेलल लाइन ले लिए, P के पैरेलल, Q के हेड से P के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर Q के हेड से हमने क्या, P के हेड से हम Q के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिए। तो ये एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये आपका OMN, ये आपका OMN और ये आप S ले लीजिए। तो OMN और S आपका क्या बन गया, पैरेललोग्राम।
तो एक चीज़ देखिए, अगर ये Q है तो ये भी तो आपका तो Q ही होगा। Mn जो वेक्टर होगा दिस विल रिप्रेजेंट Q वेक्टर। तो फिर तो ये ट्रायंगल लॉ ही है आपका ऑलरेडी। P वेक्टर ये आपका यहाँ से ऐसे एरो बना दीजिएगा तो ये आपका Q वेक्टर, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में, तो दिस विल रिप्रेजेंट वेक्टर एडिशन ऑफ P एंड Q, मतलब ये P वेक्टर प्लस Q वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल है। आप इसी वेक्टर को Q को आप यहाँ पे ले आ जाते हो तो यहाँ पे क्या था, Q ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टेल टू टेल कोइंसाइड करेगा। तब ये क्या बन जाता है, यही जो थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल बिकम डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो आप डायगोनल के मेथड से या थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से निकालिए, हमेशा रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब हम लोगों के लिए ऑप्शन है कि हम लोग किस मेथड से करें, ट्रायंगल लॉ से करें, पैरेललोग्राम्स, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल डिसाइड। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 90% में हमें ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है वो पैरेललोग्राम लॉ से अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हेल्पफुल ज़्यादा रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि हमें ये तो पता रहता है ना कि ये अगर P वेक्टर, ये Q वेक्टर और दोनों का अगर टेल है तो रिजल्टेंट Q से इधर नहीं हो सकता, रिजल्टेंट P से इधर नहीं हो सकता। रिजल्टेंट जब भी होगा तो P और Q के अंदर में ही रहेगा। और अगर हम यहाँ से ON का लेंथ निकाल लेंगे तो मुझे क्या निकल जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और अगर ये P प्लस Q वेक्टर, P वेक्टर का किसी एक वेक्टर, जैसे P वेक्टर के साथ ये अगर अल्फा होगा तो दिस एंगल विल शो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे थीटा जो है वो किसके किसके बीच में है, P और Q के बीच में है। और अल्फा किसके किसके बीच में है, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर और आपका P वेक्टर के बीच में। अच्छा, ये जो थीटा है तो यही आपका ये थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये Q का टेल है, यहाँ पे Q का टेल है और ये आपका क्या है, P का टेल। तो यहाँ पे थीटा लीजिए तो ये भी थीटा। और ऐसे भी पता चल रहा है ये आपका जो Q था, यहाँ पे भी तो Q है, दोनों तो पैरेलल है। ये थर्ड साइड है तो थर्ड साइड की जगह पे ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या कहलाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, आप पैरेललोग्राम लॉ को शो करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें किस ON को हम मेजर करेंगे, ठीक है ना। नाउ वी वांट टू find magnitude and direction of resultant vector in which two vectors are given whose magnitude are given, angle between these two vectors are given। मुझे resultant vector का magnitude और direction निकालना है, जिसमें से जो दो vectors है उसका दोनों का magnitude पता है, उसके बीच का angle given है। on this basis, जैसे हमारे पास A एंड B वेक्टर है, जिसमें से A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग पहले सीख चुके हैं कि उसके मॉडल, अगर एरो लगा रखा है तो आप मॉडुलस लगा दीजिए या आप एरो हटा दीजिए तो सिर्फ A भी मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे OP जो है, मतलब यहाँ से OP मतलब जो ये A वेक्टर है, ये A वेक्टर का जो लेंथ है वो OP है, मतलब OP लेंथ भी आपका क्या कर रहा है, A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड PQ होगा। यहाँ से देखिए ये B वेक्टर ऑलरेडी ये है आपका इस लेंथ और ये आपका पैरेलल है, तो ये आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड विल बी सेम बिकॉज इट इज़ पैरेललोग्राम। तो ये भी आपका B वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और P से Q जो लेंथ है यहाँ पे वो B वेक्टर के क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा। यहाँ पे देखिए ये A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा है। A और B के बीच में ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का थीटा है। क्योंकि आप B को पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे करा रखे हो तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल आपका थीटा हो जाएगा एंड इट विल बी एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। आप यहाँ पे थीटा रखिए या यहाँ पे रखिए थीटा। थर्ड, यहाँ पे हमको निकालना क्या है कि A वेक्टर और B वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, उसको निकालना है। अब इसको हम पैरेललोग्राम लॉ भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ भी कर सकते हैं। हम जानबूझ के एक ही फिगर में दोनों को इंक्लूड कर लिया। आप अगर ये वेक्टर ले रहे हो और फिर ये वेक्टर ले रहे हो तो ये A वेक्टर का हेड यहाँ पे और B वेक्टर का टेल यहाँ पे, तो दोनों ऑर्डर में है। दिस थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ A एंड B।
लेकिन अगर आप ये ए और ये बी ले रहे हो तो ये कॉमन क्या हो जाएगा, टेल हो गया। इस कॉमन टेल से जो डायगोनल होगा टू ऑफ दैट पैरेललोग्राम दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप ट्रायंगल लॉ से निकालिए या पैरेललोग्राम लॉ से निकालिए, दोनों में से आपका तो रिजल्ट सेम होगा। तो हमारे पास तो ऑप्शन हम किसी भी से मेथड से करें। और एक ऑलरेडी जो है आपका ये जो ट्रायंगल लॉ है और पैरेललोग्राम लॉ, वो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। सिंपल सा इसको शिफ्ट करा के आप पैरेललोग्राम लॉ कर देते हो, इसको शिफ्ट करा के आप ट्रायंगल लॉ बना देते हो, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। अब इसमें से हमारा पर्पस क्या है कि ओ क्यू लेंथ को फाइंड करना। ओ क्यू लेंथ फाइंड करने का मतलब होगा कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये लेंथ पता है ओ पी, हमारे पास पी क्यू पता है, तो हमारे पास जो है वो ओ क्यू निकालना है। तो हमारे पास एक आइडिया होता है कि हाउ डू वी फाइंड दिस लेंथ ओ क्यू, हम लोग कैसे पाएँ इस लेंथ को। तो इसके लिए क्या है ना कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करना चाहें तो ट्रिगोनोमेट्री के लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो एक आइडिया हमारे पास हुआ कि क्यों ना हम इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले और क्यू से हमने इस लाइन पे एक्सटेंडेड पार्ट जो पी था उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो पी एन जो होगा, यहाँ पे हमने पी एन क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये आप ओ एन क्यू जो होगा, ओ एन क्यू, ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मेरे पास ऑलरेडी ओ पी लेंथ पता है, पी क्यू लेंथ पता है। किसी भी तरीके से मेरे पास अगर पी एन लेंथ और एन क्यू लेंथ पता हो जाए तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू एन या ओ एन क्यू में। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ओ एन लेंथ पता हो, एन क्यू लेंथ पता हो, तो ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग ओ क्यू लेंथ को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि अगर हमको ये पी एन लेंथ और एन क्यू लेंथ निकालने के लिए हम इन ट्रायंगल पी एन क्यू में जाते, बिकॉज इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी कैन अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन फॉर दिस ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसमें से आपका देखिए पी क्यू विल बिहेव एज द हाइपोटेन्यूज, Pn will be base for angle theta and NQ will be perpendicular for this angle theta। तो हम इन राइट एंगल ट्रायंगल में से cos थीटा लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस तो आपका Pn है और हाइपोटेन्यूज जो है आपका PQ है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेके चले जाएंगे तो PQ इंटू कॉस थीटा वो क्या होगा, Pn के बराबर। PQ का वैल्यू क्या है आपका, B का मॉडुलस, या B लिख लीजिएगा, PQ का देख लीजिए यहाँ से, तो ये B cos थीटा होगा। तो मतलब आपका Pn जो वैल्यू आया वो Pn आपका क्या रहा है, Pn आपका हो गया B cos थीटा। सेम वे अगर हमको NQ निकालना है तो NQ के लिए क्या कीजिएगा, फॉर दिस ट्रायंगल साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, QN हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका PQ हो गया। तो आप फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QN विल बी PQ इंटू साइन थीटा। PQ अगेन क्या है आपका, B का तो मॉडुलस है, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो PQ लेंथ ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। सेम वे तो QN जो होगा, ये लेंथ जो होगा वो क्या आ गया, B साइन थीटा, जहाँ पे B क्या है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये साइन थीटा आपका ऑलरेडी है। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ऑलमोस्ट ओ एन लेंथ आ गया। कैसे, आपका ओ पी लेंथ पता है, ए का मॉडुलस मतलब ए का मैग्नीट्यूड, पी एन लेंथ पता है क्या है जी, वो आपका बी कॉस थीटा, और हमारे पास एन क्यू है वो क्या है आपका बी साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एन में, इन ट्रायंगल ओ क्यू एन में देखिएगा हमारे पास ओ एन जो है ओ पी प्लस पी एन, ओ एन इक्वल टू ओ से पी फिर पी से एन। ओ से पी आपका ए का, ए है विदाउट एरो है, क्योंकि ए सिर्फ बोल रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ पी सिर्फ ए है और बी पी एन जो है वो बी कॉस थीटा है। तो मतलब ओ एन की जगह पे आप ए प्लस बी कॉस थीटा बोल सकते हैं, एन क्यू की जगह पे बी साइन थीटा कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ओ क्यू एन, then OQ will be
स्क्वायर रूट ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ओ एन क्यू में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं। तो जिसमें से आपका ओ क्यू जो ये लेंथ कर रहा है आपका, वो ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर। ओ एन को आप ओ पी प्लस पी एन लिख रहे हैं, ओ एन को आप ओ पी प्लस पी एन लिख रहे हैं, प्लस एन क्यू का स्क्वायर। ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए ओ पी जो है ए के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पी एन ऑलरेडी हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, बी कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर आप यहाँ से एन क्यू क्या ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये आपका बी साइन थीटा। अब यहाँ से ये देखिए, ये ए को आप एक्स मान लीजिए, बी कॉस थीटा को वाई मान लीजिए, तो ये तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। उसका हमने फार्मूला आइडेंटिटीज यूज़ कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब वाई स्क्वायर के जगह पे फिर 2ab कॉस थीटा हो गया। इसका एक्सपेंशन जब हमने किया है, फिर बी साइन थीटा का स्क्वायर के फॉर्म में आपने इसे ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो देखिए ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें से अगर हम बी स्क्वायर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास एक क्या आएगा, ऑलरेडी एक फार्मूला फॉर्म होगा जिसमें से ए का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, बी के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में और उसके बीच का जो एंगल है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में एक रिलेशन आएगा। तो ऑनवर्ड जब हम इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग ओमिट कर रहे हैं, आप लोग इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। फिर इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो आपका ओ क्यू होगा, वो ओ क्यू क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस हमने बी स्क्वायर को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यही आपके पास वैल्यू होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आपने बी स्क्वायर और यहाँ से आपने बी स्क्वायर कॉमन लिया, ये आपका क्या होगा, 1 के बराबर। ये आपका 1 के बराबर होगा तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू। और ओ क्यू का मतलब आप समझते हैं, ये जो होगा आपका ओ क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ए वेक्टर। ओ क्यू जो है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसके बाद मॉडुलस, मतलब यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसके बाद जो है ये मॉडुलस। मतलब ये जो होगा ए और बी दोनों मिल के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो इफेक्ट अकेला एक वेक्टर ओ क्यू जो होगा वो उतना ही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो इसके अलोंग होगा। तो ये इसके लिए फार्मूला क्या आ गया, मतलब आप इसको ए वेक्टर बी वेक्टर का जब आप मॉडुलस लिखेंगे, इसका मतलब हुआ क्या, ए वेक्टर सिर्फ अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर का जब आप मॉडुलस लिख रहे हैं तो सिर्फ इसके पास क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ। तो ये क्या होगा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड फिर b का मैग्नीट्यूड कॉस। उसके बाद जो एंगल लेंगे कॉस का, जो a वेक्टर और b वेक्टर जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल, जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल यहाँ पे आएगा। तो दैट विल बी फाइनल, आपका आंसर हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। मुझे मेरा मैग्नीट्यूड निकल गया। तो यहाँ पे आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो आप लिख रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। यहाँ पे जो ये थीटा एंगल है वो जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, ए वेक्टर को और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो, उस दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे जनरली बच्चे गलती करते हैं, जब हम रिजल्टेंट या किसी दूसरे वेक्टर के बीच का एंगल निकालने की ज़रूरत पड़ती है उस समय हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल में थोड़ा सा चेंजेज आ जाता है उसमें ध्यान नहीं रखने के कारण। इसलिए हम फिर से मेंशन कर रहे हैं, जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल यहाँ पे होना चाहिए। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। एक दो चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, आप इसको नोट डाउन कर रुके होंगे, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक दो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। क्या है ना कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर नहीं, इसके पास दोनों चीज़ है, मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास आपका डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस डालते हो तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। लेकिन बहुत से बच्चे इस तरह का भी लिख देते हैं जो कि गलत है। आप यहाँ पे दो वेक्टर को पहले ऐड किए हो, उसमें ए और बी के बीच का जो एंगल है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। 0 डिग्री रहेगा ए और बी के बीच का तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ अलग आएगा, ए और बी के बीच में 180 डिग्री रहेगा तो अलग आएगा। आप पुट करते जाएंगे 0 तो ये कॉस थीटा 1 हो जाएगा, 180 डिग्री ए और बी के बीच में रहेगा तो आपका -1 हो जाएगा, कॉस थीटा 90 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 120 डिग्री अगर थीटा का वैल्यू तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2। तो आपका रिजल्टेंट का ए और बी का आपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, सिर्फ दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है तो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका अफेक्टेड हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे ए और बी का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके बीच का कुछ भी एंगल होगा इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये इसको बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं कि इट कैन ऑल्सो शो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। वो मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है, वो मिस्टेक नहीं, ब्लंडर कभी भी ये नहीं होगा। ये तो इत्तेफाक से बाय कोइंसिडेंस एक ऐसा केस आएगा जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उस समय आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस ए का मॉडुलस प्लस बी के मॉडुलस के बराबर जस्ट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह का ये दिस विल नॉट शो, ये नॉट रिजल्टेंट वेक्टर होगा, नॉट रिजल्टेंट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड, नोट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप लोग, मतलब किसी भी दो वेक्टर के मॉडुलस का सम कभी भी रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो नहीं करेगा, इट विल बी ब्लंडर। हम लोग इसे मिस्टेक के मतलब मिस्टेक तक भी नहीं ले सकते, बहुत बड़ी गलती होगी अगर गलती से भी आप दो वेक्टर के मॉडुलस का सम कर रहे हो। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का उसके बाद मॉडुलस, ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करेगा।
अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, जिसमें से रिजल्टेंट वेक्टर को जो लिखने का तरीका है ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसके बाद आप मॉडुलस डालेंगे। गलती से कभी भी आप ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस नहीं लिख सकते। अब क्या है कि आप इसका जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया वो क्या है, ए का स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, बी का स्क्वायर मतलब बी का मैग्नीट्यूड, 2ab cos थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर आपकी इच्छा हुई क्या कि हम अगर एरो के साथ मैग्नीट्यूड दिखाना है, तो जब आप एरो लगाओगे तो उसके बाद कंपलसरी है कि आपको मॉडुलस दिखाना ही है। ए वेक्टर लिखिए, फिर उसका मॉडुलस का स्क्वायर मतलब ये ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ये पूरा कंबाइन आपको ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंबाइन बी का मॉडुलस मतलब बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए का मॉडुलस फिर ए को, बी का मॉडुलस फिर बी को, और ये तो ये भी आपका क्या लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिख रहे हैं ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ये बिल्कुल गलत होगा। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये आपका बिल्कुल गलत होगा। इस तरह से कभी भी आप मत लिखिए। आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इसके फॉर्म में ए वेक्टर के स्क्वायर के फॉर्म मतलब उसको मॉडुलस लगाना एकदम ज़रूरी है, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। ये सब कुछ हमने सीख लिया। अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, तो डायरेक्शन निकालना तो सीखना ही है। अब डायरेक्शन के लिए क्या है, आपका एंगल जो होता है ना वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप ईस्ट नॉर्थ साउथ ये क्या करते हैं, आप ईस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री का है तो उसके आधार पे आप एक डिसाइड करते हैं नॉर्थ साउथ को। तो एंगल कोई भी गिवन वेक्टर के साथ किसी दूसरे वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ऑन दिस बेसिस वी डिसाइड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू अनदर गिवन वेक्टर। तो सो now we have to find the direction of resultant vector. It means we have to find angle between resultant vector and any given vector। मतलब किसी भी given vector और resultant vector के बीच का जो एंगल आएगा उस एंगल के आधार पे हम resultant vector का डायरेक्शन बोल पाएंगे, बता पाएंगे। तो अगर हम सपोज करें कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इस ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा इज डिफरेंट एंड थीटा इज डिफरेंट। थीटा यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, थीटा आपका यहाँ से यहाँ तक है, थीटा आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, जबकि अल्फा जो है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये मॉडुलस नहीं है, और ये ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए इज अल्फा, देन इन ट्रायंगल ओ एन क्यू में tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, इन tan अल्फा में मतलब ओ क्यू एन में से आपका अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू एन, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्यू एन, और बेस क्या हो जाएगा ओ एन। तो आप इसके लिए सिंपल सा क्या लिखिएगा, tan अल्फा इक्वल टू एन क्यू अपॉन ओ एन। और ऑलरेडी आपको पता है, हम लोग पहले ही से निकाल चुके हैं, एन क्यू का वैल्यू क्या होता था, बी साइन थीटा सबसे पहला, और ओ एन को आप क्या लिखते थे, ओ पी प्लस पी एन। तो आपका सिंपल सा tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल आप याद कर लें, और ये फार्मूला ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। आप लेकिन ऐसे सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे थीटा क्या है और अल्फ़ा क्या है। अब ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा। इसको सेपरेट रखने के लिए मतलब क्रिस्टल क्लियर होने के लिए ये ध्यान रखना है कि थीटा जो है आपका ए और बी जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच का एंगल, और अल्फ़ा जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो इसके आधार से आपने डेटा जब यूज़ करेंगे तो उससे आपका tan अल्फ़ा आ जाएगा, और tan अल्फ़ा आ जाएगा तो ऑब्वियस आप लोग अल्फ़ा निकाल लेंगे। इस फार्मूला के आधार पे आप क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, और इस फार्मूला के आधार पे आप क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा क्या था, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, तो आपका बी साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस ए आया था। तो इसको एक याद करने का एक छोटा सा हम तरीका आपको बता रहे हैं कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो हमें फार्मूला कैसे याद रखना है, रिजल्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो फार्मूला कैसे याद रखना है। इसके लिए एक छोटा सा चीज़ क्या करना है आपको, ये ऑलरेडी है, आप इसको नोट डाउन कर ही लिए होंगे। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फ़ा है, मतलब उसके आधार पे आपने टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा आया है। अब याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपका टेन अल्फ़ा, जहाँ पे अल्फ़ा किसके किसके बीच का एंगल है, ए वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि जब हमें ए वेक्टर और रिजल्टेंट के वेक्टर के बीच का एंगल आपने अल्फ़ा लिया है तो ए को, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है उस वेक्टर को कुछ समय के लिए फॉर सम टाइम भूल जाइए। उसके अलावा एक दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है, आपका बी है। तो अगर रिजल्टेंट ए के साथ एंगल अल्फ़ा ले रहे हो तो ए को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, दूसरा वेक्टर आपका क्या है, बी है, और बी के साथ क्या है ना, आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अटैच करना है। मतलब अगर ये tan है अल्फ़ा तो tan का फॉर्म क्या था, साइन बाय कॉस, तो यहाँ पे अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के फॉर्म में नहीं, आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो ऑब्वियस पता चल जाएगा, आपने 10th में भी पढ़ा है। तो ये tan अल्फ़ा साइन अपॉन कॉस के, लेकिन यहाँ पे थीटा थीटा रखना है। अब रिजल्टेंट ए के साथ अगर आपका अल्फ़ा बना रहा था तो ए को भूल जाइए, दूसरा वेक्टर क्या है, बी, तो बी को अटैच कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ठीक है। और किसके साथ वो एंगल लिए थे, रिजल्टेंट ए के साथ। अब ए को वापस ले आइए और उसके बाद क्या कीजिए, नीचे में आप ए डाल दीजिए। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है। अब इसी के आधार पे आप ये एंगल भी देते हैं, देखिए आपका ये अल्फ़ा है, ये एंगल को हम बीटा ले रहे हैं। बीटा किसके किसके बीच का एंगल है, बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस बीटा। तो सिंपल सा यहाँ पे रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल आपका बीटा है, तो tan बीटा का आप फार्मूला क्या लिखेंगे, आप इसको हटा देते हैं। अगर हम आपसे tan बीटा का फार्मूला करेंगे तो हमें ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं क्या बोला था कि जिसके साथ रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे बीटा क्या है आपका, बीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बी वेक्टर है और ये बीटा है। बीटा क्या है आपका, एंगल। बीटा क्या है आपका, एंगल। तो अगर रिजल्टेंट बी के साथ बीटा बना रहा है एंगल, तो जिसके साथ बना रहा है उसको आप भूल जाएंगे कुछ देर के लिए, तो बचेगा क्या, बी को भूल जाइए तो ए बचेगा। और उसके बाद tan, जैसे tan है तो tan किसके फॉर्म होता था, साइन अपॉन कॉस, इसके साथ भी आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखिए। देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे बीटा है और ये थीटा, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। तो tan है तो tan तो साइन अपॉन कॉस होता है। अब चूंकि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है बी के साथ बना रहा है तो बी को आप भूल जाइएगा, तो दूसरा क्या बचा, ए, तो ए को अटैच कीजिए इसके साथ। और किसके साथ बना रहा था, बी के साथ, तो फिर वापस आप क्या ले आइए, बी को वापस बुला लीजिए, बी। मतलब कितना सिंपल रिजल्टेंट निकालने का तरीका। अब तो किसी भी रिजल्टेंट का जो एंगल होगा किसी के साथ, वो निकालने का अब तरीका काफ़ी आसानी से समझ लेंगे। तो इसको किसी के साथ करना है तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको मेमोराइज कर लेंगे। लेकिन मेमोराइज के समय एक चीज़ ध्यान रखना है कि थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल, अल्फ़ा है रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, यहाँ पे फिर थीटा ए और बी के बीच का एंगल, बीटा जो है वो फिर रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल। तो ऑलरेडी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ एंगल निकालना सीख लिए हैं।
लेकिन वो याद रखने का तरीका हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं, तो उसी का एक दो बार प्रैक्टिस कर ले हम लोग। जैसे अगर हमें ये p वेक्टर है और ये आपका q वेक्टर है, सपोज कीजिए इसके बीच का एंगल थीटा एंड दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर p प्लस q। तो हम लोग अच्छे से ये पता चल जाएगा कि ये अगर p वेक्टर है और ये q वेक्टर है तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर सपोज कीजिए। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर इसके साथ अल्फा बना रहा है, किसके साथ? p के साथ, तो सिंपल सा हम लिखेंगे नहीं, आपको फार्मूला क्या आ जाएगा जो एंगल निकालने के लिए? tan अल्फा। तो रिजल्टेंट वेक्टर p के साथ एंगल बना रहा है तो p को भूल जाइए, दूसरा वेक्टर क्या बचा? q। और साइन, अब p और q के बीच में जो एंगल है वो ध्यान रखना है, साइन थीटा, फिर q कॉस थीटा, और जिसके साथ आप एंगल बना रहा है उसको वापस ले आइए तो नीचे में लिख दीजिए। तो इट इज़ सो सिंपल, फार्मूला याद रखने का तरीका। तो इस तरह से आप फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये एंगल अगर मैं बीटा ले लूँ तो बीटा किसी किसके बीच का है? रिजल्टेंट वेक्टर और q वेक्टर के बीच का। और उसका अगर मैं फार्मूला पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? tan बीटा। तो रिजल्टेंट किसके साथ बना रहा है? q के साथ, तो q को भूल जाइए, बचा क्या आपका? p। तो p साइन थीटा, मतलब जो दूसरा वेक्टर उसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो रहेगा वो अटैच रहेगा। वो क्या रहेगा आपका? ये p साइन थीटा अपॉन p कॉस थीटा, और जिसके साथ बना रहा है q के साथ, फिर q को वापस ले आइए। तो इट इज़ सो सिंपल। ये क्या हो गया आपका? रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल निकालना। फार्मूला तो ऑलरेडी पता है कि अगर हम p वेक्टर प्लस q वेक्टर का मॉडुलस निकालना चाहेंगे, p वेक्टर प्लस q वेक्टर का आप मॉडुलस निकालना चाहेंगे तो फार्मूला क्या आएगा? p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। अल्फा नहीं होगा, यहाँ पे जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हैं उसके बीच का एंगल, यहाँ पे p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल क्या है आपका? थीटा। तो इस तरह से आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे। एक दो चीज़ इसमें से और मैं ऐड करना चाहूँगा। जब आप फार्मूला यूज़ भी करेंगे तो आपको आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा वर्बली केवल विजुअल सिचुएशन देख के हम लोग रियलाइज़ कर लेंगे कि जैसे अगर आपका ये a वेक्टर है, ये आपका a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है, मतलब सेम है। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड जो है आपका सेम है, मतलब इक्वल है। लेकिन a वेक्टर इक्वल टू नॉट b वेक्टर, a वेक्टर इक्वल टू नॉट b वेक्टर। क्यों? क्योंकि आपका देखिए इसके पास दो चीज़ है, मैग्नीट्यूड और क्या है? डायरेक्शन। m फॉर मैग्नीट्यूड, d फॉर डायरेक्शन। यहाँ पे b के पास भी क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आपने वेक्टर के फॉर्म लिखा है, मॉडुलस तो नहीं डाला। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर का सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम नहीं है। डायरेक्शन होने के लिए दो वेक्टर का क्या होना चाहिए? पैरेलल होना जरूरी है, और पैरेलल में भी एक डायरेक्शन में होना जरूरी है। लेकिन ये a वेक्टर इधर है और b वेक्टर इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। जब डायरेक्शन अलग अलग है तो ये तो इक्वल हो नहीं सकता। इक्वलिटी के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड में जो दोनों क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और राइट साइड में जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों सेम होना चाहिए, तब इक्वलिटी का साइन होगा। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इक्वलिटी। लेकिन मैग्नीट्यूड के फॉर्म तो दोनों सेम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, तो ऑब्वियस जो इफेक्ट रहेगा रिजल्टेंट का वो क्या होगा? बिल्कुल बाइसेक्ट करके जाएगा। वो देखने से ऑब्वियस पता चलता है, हालांकि हम लोग फिर मैथमेटिकल टर्म से इसको ऑब्टेन करेंगे। तो ये बिल्कुल क्या होगा आपका? बीटा भी जो होगा वो θ/2 और अल्फा भी जो होगा वो क्या होगा? θ/2। क्यों? क्योंकि a का भी इफेक्ट और b का इफेक्ट बराबर है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? a और b के बीच का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। रिजल्टेंट तो हम फार्मूला लगा के वो निकाल लेंगे।
लेकिन इसी के आधार पे अगर हमको ये दिया हुआ रहे तो यहाँ पे आपका क्या आ गया कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, अल्फ़ा क्या है रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल, और बीटा क्या है रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल। ये कब आएगा, जब इम्प्लाइज जब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। लेकिन हमारे पास एक दूसरा केस दे दे कि ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, एंगल आपका थीटा है। अब यहाँ पे देखिए कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन क्या है, बी के मैग्नीट्यूड से। ए का मैग्नीट्यूड जो है आपका बी के मैग्नीट्यूड से तो बड़ा है, देखिए लेंथ बड़ा है। तो देखिए जब बराबर होता, ये अगर ये यहाँ तक मतलब लेते और ये यहाँ तक जब बराबर होता तो रिजल्टेंट क्या करता, बाइसेक्ट करके जाता। लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या है आपका, ज़्यादा, क्योंकि इसका ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा। जब ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर था तो रिजल्टेंट क्या होता था, बाइसेक्ट करके जाएगा। लेकिन जब ए का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट किधर इंक्लाइन करेगा, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके नहीं, मतलब आपका जो बाइसेक्ट का सेंस है उससे भी क्या होगा, क्लोजर एंगल। वो किसके साथ एंगल, अल्फ़ा ये बनेगा और बीटा आपका ये बनेगा। मतलब अल्फ़ा जो होगा नाउ लेसर देन क्या हो जाएगा, बीटा। क्यों, क्योंकि जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर था तो रिजल्टेंट तो आपका बाइसेक्ट करके जा रहा था। लेकिन अब ए का मैग्नीट्यूड अगर आप ज़्यादा करोगे तो इफेक्ट जो रिजल्टेंट का तो वो किसकी तरफ इंक्लाइन कर जाएगा, इसके तरफ। मतलब इसके साथ एंगल जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा वो छोटा होगा और यहाँ से जो छोटा वाला मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उसके साथ रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सब ऑब्वियस आप एससी वर्मा में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखेंगे और इसको हम लोग मैथमेटिकली अगले क्लास में अच्छे से इस पर क्वेश्चन करेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को पढ़ना सीखेंगे।